हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री कक्षा चैनल। टर्म वन के एग्जाम बहुत ही क्लोज आ चुके हैं। नवंबर में टर्म वन के एग्जाम्स हैं जिनका नेचर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। सितंबर ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है, हमारे पास एक महीने के बराबर ही टाइम बचा हुआ है। तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम लोग जितने भी टर्म वन में चैप्टर्स आने वाले हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चंस का लेवल इस तरह से चूज करा गया है, जिस तरह के क्वेश्चंस हमसे टर्म वन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई फाई नहीं है कि उस तरह के क्वेश्चंस जेई और नीट में पूछे जाएंगे। हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन चूज करे हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियबल होंगे टर्म वन के लिए। तो हम लोगों ने हेलो एल्केन्स हेलोजेन्स टॉपिक के अंदर ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेशन कर लिया है। ये प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेशन नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है उसे भी एक बार जरूर विजिट कर लीजिए ताकि आपका उस चैप्टर पे कमांड बढ़ पाए। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन्स हेलोजेन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हम लोगों ने हेलो एल्केन्स हेलोजेन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत डिटेल में थ्योरी लेक्चर्स में कवर करी हुई है। आज हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग आज जम के प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग फटाफट प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक रिएक्शन है जो कि हमारे सामने है। हमें बताना है ये रिएक्शन एक्चुअली में इन चारों में से किस ऑप्शन से डिस्क्राइब हो सकती है। रिएक्शन में हमें क्या दिख रहा है, आप आराम से प्रॉपर्ली पहले रिएक्शन को 1 मिनट के लिए देखो, वहां हो क्या रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करो। तो आप सबको दिख रहा होगा कि रिएक्शन में इस कार्बन पे ब्रोमीन बॉन्डेड है, OH माइनस जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, उसके साथ इस कंपाउंड की रिएक्शन कराई जा रही है। तो OH माइनस Br को रिप्लेस कर दे रहा है क्योंकि बाकी सारे ग्रुप ऑलरेडी वैसे ही बॉन्डेड है जैसे बॉन्डेड होने चाहिए थे। और OH माइनस आयन Br की अपोजिट साइड से आया है। Br यहां पे राइट साइड पे लगा हुआ है, OH माइनस आयन एक्चुअली में लेफ्ट साइड से आया हुआ है। तो हम लोगों को यह तुरंत रिकॉल हो जाना चाहिए कि यहां पर Br में जब OH माइनस का अटैक करवाया गया है तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया है और इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन में SN2 रिएक्शन में होता है। SN2 रिएक्शन में कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या? इन्वर्जन का मतलब है जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो उसमें न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन के अपोजिट साइड पे लगा होगा। कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है SN2 टाइप की, तो SN2 टाइप की रिएक्शन में जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा हेलोजन के बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि हेलोजन खुद नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है वो हेलोजन की साइड से अटैक नहीं कर सकता, और अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल हेलोजन के अपोजिट साइड पे लगेगा। इसी फिनोमेना को कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन बोलते हैं, जिसे अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, इसका मतलब है ये रिएक्शन SN2 टाइप की है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये रिकॉल भी हो गया होगा कि SN2 रिएक्शन में जिस भी कार्बन आटम से हेलोजन अटैच है, अगर उसी पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो मॉलिक्यूल में इन्वर्जन परफॉर्म होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। देखो शुरुआत में मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे लूंगा जो बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के हैं, क्योंकि टर्म वन में बोर्ड्स की तरफ से पेपर आने वाला है। ठीक है, तो उसमें जो पेपर रहेगा काफी बैलेंस रहेगा, इजी क्वेश्चन भी होंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी होंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये मान के चल सकते हैं लगभग 20% के आसपास क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के होंगे। थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाकर मैं बोल सकता हूं कि ऑलमोस्ट हमें जो 40% क्वेश्चन मिलेंगे वो इजी लेवल के मिलेंगे और 40% मॉडरेट लेवल के मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने भी अपनी स्लाइड्स ऐसी बनाई हैं कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे शुरुआत में जो इजी हो, बाद में मॉडरेट, और फिर हम लोग अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है। तो हमें पता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। बस हम इन सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये देखेंगे कायरल कार्बन किसमें, तो 1 ब्यूटेनॉल। तो ऑप्शन ए के बारे में अगर बात करें तो ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। 1 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन की पहचान क्या होती है? कायरल कार्बन में एक कार्बन 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से बॉन्डेड होता है।
यहां पर ऐसा कोई भी एटम नहीं है जो 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से बॉन्डेड हो। इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी 2 सिमिलर हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी 2 सिमिलर हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के पास तो 3 सिमिलर हाइड्रोजन हो गए। तो यहां पर कोई भी कायरल कार्बन नहीं। ऐसे ही बी ऑप्शन में अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड पार्ट में 1 प्रोपेनॉल दे रखा है। 1 प्रोपेनॉल का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो गया 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल में भी कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसके पास चारों बॉन्डेड एटम्स या ग्रुप्स डिफरेंट हो। तो यहां पर भी कोई कार्बन एटम नहीं है, और कायरल कार्बन अगर एटम नहीं है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऐसे ही बात करें 2 क्लोरोब्यूटेन की, तो 2 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन लगा होगा, और अगर इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तो इस स्ट्रक्चर में ये कार्बन कायरल है, क्योंकि ये कार्बन ऊपर एक क्लोरीन से बॉन्डेड है, लेफ्ट में CH3 ग्रुप से, बॉटम पे हाइड्रोजन से, और राइट में C2H5 से। तो यहां पर हमारे पास एक कायरल कार्बन एटम मिल रहा है। और अगर कायरल कार्बन एटम मिल गया तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब डी ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहां पर 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन है, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन है, सॉरी, हमारे पास। तो वैसे तो 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन के बारे में बात करें तो यहां पर हमारे पास OH ग्रुप लगा होगा। CH2 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन हो गया। 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन ये भी एक्चुअली में कायरल है, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन करेक्ट निकल के आ रहे हैं, एक तो सी पार्ट और एक हमारा डी पार्ट। हाँ, अगर ये 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन होता, ठीक है, सॉरी 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन नहीं, अगर ये हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन होता तो वो कायरल ना होता। तो हमारे पास 2 ऑप्शन करेक्ट है, एक सी और एक डी पार्ट। चल फटाफट आगे देखते हैं। इसमें हमसे आगे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। फिर से वही क्वेश्चन, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पूछना है तो हमें फाइंड आउट करना है इसमें से कहां पर हमें कायरल कार्बन एटम मिलेगा। तो इस मॉलिक्यूल को जरा ध्यान से देखो, ए पार्ट को। ए पार्ट में CH3 से आगे एक CH बॉन्डेड है, और फिर आगे इसी कार्बन से एक Cl लिखा हुआ है। इसका मतलब है इसी कार्बन पे एक Cl भी बॉन्डेड है, और लास्ट में COH ग्रुप बॉन्डेड है। तो हम लोग ध्यान से देख सकते हैं कि यहां पर इस कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स बॉन्डेड है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स बॉन्डेड है तो ये कार्बन कायरल हो गया, और अगर ये कायरल कार्बन है तो इसका मतलब है ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो हमारे लिए ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है इन चारों में से रेसमिक मिक्सचर किसे बोला जाता है। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ये 1:1 रेशियो, 1:1 में रेशियो होता है इनैंशियोमर्स का। इनैंशियोमर्स को अगर इक्वल अमाउंट में ले लिया जाए तो उससे जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो हमारे लिए जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए पार्ट। अच्छा, अब एक मिनट रिकॉल करते हैं इनैंशियोमर क्या होते हैं, ये हमें याद है क्या? इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? तो इनैंशियोमर्स ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे आप ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल अगर मैंने बनाया तो इस मॉलिक्यूल की अगर मिरर इमेज बनाई जाए, यानी ये मैं एक नया मॉलिक्यूल बना रहा हूं, बस मेरे इसलिए बना दिया है ताकि आप ये समझ पाओ, हाँ भाई मिरर इमेज बन रही है। तो अब ये मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं होगी, और अगर सुपर इम्पोजेबल नहीं होगी तो इन दोनों कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे इनैंशियोमर्स, ठीक है। अगर आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड को इस पर्टिकुलर कंपाउंड के ऊपर रखने की कोशिश करोगे तो सेम एटम्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन्हें हम लोग बोलेंगे इनैंशियोमर्स। तो इनैंशियोमर्स का इक्वल अमाउंट का अगर मिक्सचर बनाए तो इसे रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। और याद रखना ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो है, लेकिन रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यानी रेसिमिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स तो प्रेजेंट है लेकिन वो इटसेल्फ ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का होता है। आई होप ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी नेसेसरली कब शो करता है? तो कई बच्चों का एक मिसकंसेप्शन होता है कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तब होता है जब उसमें कायरल कार्बन। आंसर है नो। कायरल कार्बन का होना इज नॉट द
परमानेंट आइडिया ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटी। एसिमेट्रिक नेचर का होना, ठीक है, एसिमेट्रिक नेचर का होना एक्चुअली में वो आइडिया होता है ऑप्टिकल एक्टिवनेस का। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तब माना जाता है जब उसमें एसिमेट्री हो, ठीक है। जब तक मॉलिक्यूल में एसिमेट्री नहीं होगी, यानी उसका मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इंपोजेबल ना हो, तब तक कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है। तो एसिमेट्रिक कार्बन का होना, यानी कायरल कार्बन का होना इज नॉट द फंडामेंटल आइडिया ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। फंडामेंटल आइडिया है मिरर इमेज का नॉन सुपर इंपोजेबल होना। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कई बच्चे यहां पर नॉलेज की कमी की वजह से या मिसकंसेप्शन की वजह से फटाफट ए ऑप्शन करेक्ट मार देते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी नहीं है, बिना कायरल कार्बन के भी कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। चलिए, तो यहां तक तो काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस करे। अब लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं भाई। अब यहां पर हमें दिया हुआ है आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे, तो हमें बताना है क्या बनेगा। तो आइसोब्यूटिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ये हो गया हमारा आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। अब कई बच्चों को नाम से स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आता है। अगर आप नाम से स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। अब देखो आइसो ग्रुप की पहचान क्या होती है। आइसो ग्रुप की पहचान होती है कि इसमें एक कार्बन से दो CH3 ग्रुप बॉन्डेड होंगे, ठीक है। अगर आपको ब्यूटिल बनाना है तो इस कार्बन से आगे एक और CH3 ऐड कर दो, पेंटिल बनाना है तो एक और ऐड कर दो, हेक्सिल बनाना है तो एक और ऐड कर दो, तो इसे बोलेंगे साइक्लोहेक्सिल। अगर टोटल 5 कार्बन होते तो साइक्लोपेंटिल, सॉरी आइसोपेंटिल। अगर 4 कार्बन होते तो आइसोब्यूटिल, और अगर 3 ही कार्बन इस तरह से तो उसे बोलेंगे आइसोप्रोपिल। अब ब्रोमाइड लगाना है तो लास्ट वाले कार्बन पे ब्रोमीन और लगा दो। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हमें करानी है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एथिल अल्कोहल से। तो एथिल अल्कोहल से अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कभी भी, अच्छा ये हमारा एक्चुअली में आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ग्रिग्नार्ड एजेंट है। तो मैंने सिर्फ Br लगा दिया, यहां पर मैग्नीशियम भी होगा और Br भी होगा, ठीक है, दोनों चीजें होंगी। अब देखो आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन जब हम लोग अल्कोहल से कराएंगे, तो एक बात याद रखना, किसी भी ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन अगर अल्कोहल से कराई जाती है तो अल्कोहल में O से अटैच हाइड्रोजन इतना ज्यादा एसिडिक होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए कि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जहां पर कार्बन मैग्नीशियम से बॉन्डेड है उस बॉन्ड को तोड़ देता है। और ये एसिडिक हाइड्रोजन एक्चुअली में एसिडिक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर, इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ग्रिग्नार्ड एजेंट में कार्बन मैग्नीशियम यानी मेटल से बॉन्डेड है तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज का हाइड्रोजन इस नेगेटिव चार्ज के कार्बन के ऊपर फ्रीक्वेंटली अटैक करके एक इथेन बना लेता है। तो ये हमारा एक इथेन बन गया है। और साथ में हमारे पास और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, तो ये O के साथ अब MgBr वगैरह हमारे बाइंड होने लगेगा। तो फटाफट देखिए ये ऑप्शन हमें किस पार्ट में दे रखा है जिसमें हमारे पास इस टाइप का इथेन है, ठीक है। हमारे पास 2 मेथिल प्रोपेन किस में दे रखा है, इस कंपाउंड का आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन। तो 2 मेथिल प्रोपेन हमें किस मॉलिक्यूल में दे रखा है ये देखते हैं फटाफट। तो 2 मेथिल प्रोपेन हमें बी पार्ट में दे रखा है और एक डी पार्ट में दे रखा है, यानी ए पार्ट और सी पार्ट तो पूरी तरह से गलत है। अब या तो बी पार्ट सही है या डी पार्ट सही है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन में कौन सा मॉलिक्यूल बॉन्डेड है। तो ध्यान से देखो इसमें ये जो ग्रुप बचा है CH3CH2O, यही MgR से बॉन्ड करेगा, तो CH3CH2 को C2H5 मान सकते हो, ठीक है। तो C2H5O MgBr के साथ बॉन्ड करेगा, तो ये O Mg के साथ बॉन्ड करेगा, जबकि यहां पर Br के साथ बॉन्ड करते हुए दिखाया गया है, ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि हम लोगों ने इस रिएक्शन को कैसे कंडक्ट करा है। तो एक बात इतना, ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन जब भी किसी एसिडिक हाइड्रोजन वाले स्पीशीज से कराओगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एल्किल पार्ट है यानी मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ जो एल्किल ग्रुप है वो अपने हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन हो सकते हैं मैं आपको बता दूं, अल्कोहल से एसिडिक हाइड्रोजन मिल सकता है, सेम रिएक्शन, ठीक है, कैन अकर
विथ सेम एल्केन प्रोडक्ट बोलना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि पूरी की पूरी रिएक्शन सेम नहीं होगी लेकिन एल्केन सेम बनेगा। सेम एल्केन इज प्रोड्यूस्ड विथ, अगर आप वाटर से इसकी रिएक्शन कराओगे, इवन अमोनिया जो कि खुद बेसिक नेचर का होता है, लेकिन इस केस में अमोनिया के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी। किसी भी टाइप का आप अल्कोहल लोगे तो भी ये रिएक्शन होगी, ठीक है। अगर आपने प्राइमरी अमीन ले ली तो भी ये रिएक्शन होगी। तो ये वो कंपाउंड्स हैं, अगर इनकी रिएक्शन अल्कोहल की जगह पर आपने H2O लिया, NH3 लिया, ROH लिया, प्राइमरी अमीन लिया, तो भी इन सारे कंपाउंड्स के हाइड्रोजन इतने सफिशिएंट एसिडिक हैं कि वो गिग्नार्ड रीजन में एल्किल पार्ट के कार्बन के साथ बाइंड करके हमें एल्केन बना के देंगे। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया इस अच्छे से याद रखिएगा। चल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 2 ब्रोमोपेंटेन, इसे हम लोगों ने पोटेशियम एथॉक्साइड के साथ हीट कराए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो रिएक्शन अपने आप एक बार देखो क्या करनी है हमें दे रखा है 2 ब्रोमोपेंटेन। तो 2 ब्रोमोपेंटेन देखो क्या होता है, स्ट्रक्चर बना लीजिए। 2 ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सेकंड कार्बन पे हमें ब्रोमीन लगाना है, पेंटेन है तो टोटल 5 कार्बन हो जाएंगे हमारे पास। तो 2 ब्रोमोपेंटेन की रिएक्शन हम लोगों को करानी है पोटेशियम एथॉक्साइड से। अब पोटेशियम एथॉक्साइड क्या होता है, तो ये हो गया एथॉक्साइड, इसमें पोटेशियम और लगा दो। अब ये रिएक्शन हमने कराई है हीट करा के। तो एक बात याद रखिएगा, ये हमारा एल्किल हैलाइड है, C2H5O माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर हम लोग यहां पर हीट करा रहे हैं तो हीट ट्रिगर करती है एलिमिनेशन रिएक्शन को, ये सब्स्टिट्यूशन को ट्रिगर नहीं करेगी। तो एक बात याद रखना, हीट ट्रिगर करती है एलिमिनेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसे याद रखना। अक्सर बच्चे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन क्योंकि आपस में कॉम्पीट करता है तो इस चीज के बारे में उन्हें पता नहीं होता और यहीं पर वो गड़बड़ कर देते हैं। आइडिया क्या है याद रखिए, हीटिंग विल प्रेफर एलिमिनेशन, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के भी चांसेस हैं लेकिन मॉलिक्यूल को आप हीट कर रहे हो, रिएक्शन के मिक्सचर को आप हीट कर रहे हो, तो एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर एलिमिनेशन होगा तो किस तरह से होगा, तो ब्रोमीन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसे हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे और उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन बोल सकते हैं। तो एलिमिनेशन में अल्फा कार्बन से ब्रोमीन एलिमिनेट होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। पर हमारे पास क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो इन दोनों में से एक एक करके अलग अलग हाइड्रोजन निकलेंगे और अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। तो अगर मान लीजिए मैं लेफ्ट वाले कार्बन से, यानी लेफ्ट वाले बीटा कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटाता हूं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, CH2, लेफ्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया तो 2 हाइड्रोजन बचे, CH2, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्फा कार्बन से Br जो अटैच था उसे हटा देंगे। बाकी रिएक्शन हमने कंडक्ट नहीं करी है बाकी जगह पर, तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट आगे का एज इट इज रहेगा मॉलिक्यूल। अच्छा, लेकिन अगर राइट वाले कार्बन से हम लोग ब्रोमीन हटा, राइट वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटाएं तो मिडिल वाले कार्बन से, अल्फा कार्बन से ब्रोमीन हटेगा और राइट वाले कार्बन से जब हम हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये CH आ जाएगा और बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा। तो हमें ये दो एल्कीन मिलेंगे जिसमें से ये एल्कीन मेजर है और ये एल्कीन माइनर है। मेजर एल्कीन कैसे डिसाइड करेंगे, डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप बॉन्डेड है एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन से, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर बस एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पर सिर्फ एक एल्किल ग्रुप बॉन्डेड है। बट नीचे आप ध्यान से देखो दूसरे स्ट्रक्चर में जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसमें लेफ्ट वाले कार्बन पे भी एक एल्किल ग्रुप बॉन्डेड है और राइट वाले कार्बन पे भी एक एल्किल ग्रुप बॉन्डेड है। तो डबल बॉन्ड कार्बन से जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप बॉन्डेड होंगे एल्कीन उतनी ज्यादा मेजर होगी और डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन पर जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वो एल्कीन और ज्यादा स्टेबल होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एल्कीन की स्टेबिलिटी के हिसाब से एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर मोर देन वन प्रोडक्ट बन रहे हैं तो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। तो आई होप ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास इन कंपाउंड्स का अगर IUPAC नेम लिखें तो ये कंपाउंड हो जाएगा प्रोप 2इन और ऊपर वाला हो गया प्रोप 1इन। तो हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हमें दे रखा है, ठीक है। सॉरी प्रोप नहीं, ये हमारा पेंट होगा ना,
क्योंकि 5 कार्बन है, तो हमारे पास ये हो जाएगा पेंट 1 इन एंड पेंट 2 इन। तो पेंट 1 इन हमें ऑप्शन में दे रखा है और सिस पेंट इन 2 भी दे रखा है, ट्रांस 2 पेंटीन दे रखा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। अब देखो पेंट 2 इन मेजर है वो तो क्लियर है, लेकिन इसमें से सिस और ट्रांस में भी पूछा गया है। तो सिस और ट्रांस में जो हमारा ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो ट्रांस पेंटीन होता है। ट्रांस पेंटुइन ज्यादा स्टेबल क्यों है, लेट मी टेल यू। हो सकता है कई बच्चों को पता हो, जिनको नहीं पता है थोड़ा सा पेशेंस रख के समझे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पेंटीन है ये सिस पेंटुइन है, और ट्रांस पेंटुइन में हाइड्रोजन दोनों डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे अपोजिट साइड पे होंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल ट्रांस वाला है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में C2H5 ग्रुप और CH3 ग्रुप एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर है, लेकिन यहां पर ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के क्लोज है। ठीक है, तो क्लोज होने की वजह से दिक्कत आएगी, यहां पर ये दूर है तो इसीलिए ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। भाई दूर है तो रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन किसी भी मॉलिक्यूल में जितना कम मिलेगा मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। तो इसीलिए ट्रांसपेंटुइन या ट्रांस 2 पेंटीन यहां पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सबसे पहली बात हमने डिसाइड करी पेंट 1 इन और पेंट 2 इन में मेजर कौन है, और पेंट 2 इन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल रही है, तो ट्रांस वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। चल अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, फटाफट देखिए। हमसे पूछ रहा है एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन अगर कराया जाए फ्रॉम 2 ब्रोमोब्यूटेन तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? 2 ब्रोमोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 ब्रोमोब्यूटेन हो जाएगा 4 कार्बन हमारे पास स्ट्रेट चेन में, और सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन होगा, तो ये हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन। हमसे बोला गया इसमें एलिमिनेशन कराना है, तो हमें ये बताना है एलिमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ध्यान से, इसमें मेजर प्रोडक्ट के लिए आपको याद है ब्रोमीन से अटैच कार्बन अल्फा होगा और उसके अगल बगल वाले कार्बन बीटा कार्बन होंगे। तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाने पर मेजर प्रोडक्ट बनता है जिसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। इस रूल को सेडजेफ रूल भी बोलते हैं। या आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप लेफ्ट वाले कार्बन से बीटा हाइड्रोजन हटा दें, राइट वाले कार्बन से बीटा हाइड्रोजन हटा दें, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेंगे। लेफ्ट वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन बनाएंगे हटाएंगे तो हमें ब्यूट 1 इन मिलेगा, और अगर राइट वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे, ब्रोमीन तो हमें एलिमिनेट करना ही करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन में ब्रोमीन तो एलिमिनेट होगा ही होगा, तो ब्रोमीन को रिमूव करेंगे और राइट वाले बीटा कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटाएंगे तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इसमें अगर मैंने अभी आपको रूल बताया था वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जिससे डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन ज्यादा है या एल्किल ग्रुप ज्यादा है, तो ये एल्कीन स्टेबल है और स्टेबल एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होगी। और इसी रूल को सेडजेफ रूल की तरह भी आप समझ सकते हैं। सेडजेफ रूल ये कहता है कि अगर एलिमिनेशन रिएक्शन में एक से ज्यादा एल्कीन बन रही है तो एक से ज्यादा एल्कीन में मेजर प्रोडक्ट वो एल्कीन होगी जो उस कार्बन से हाइड्रोजन हटाने पर बनी होगी जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो राइट वाले कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, तो इससे हाइड्रोजन हटाकर जो एल्कीन बनेगी यानी ब्यूट 2 इन वो ज्यादा स्टेबल होगी। लेकिन सेडजेफ रूल एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया नहीं है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। कॉन्सेप्चुअल आइडिया क्या है कि वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिससे डबल बॉन्ड अटैच कार्बन के पास ज्यादा एल्किल ग्रुप हो, और जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी मेजर प्रोडक्ट वही एल्कीन डिसाइड करेगी। ठीक है, या वही एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी। तो ब्यूट 2 इन हमारा मेजर प्रोडक्ट होने वाला है, तो प्रीडोमिनेटली यानी ज्यादा क्या बनेगा, ब्यूट 2 इन बनेगा। ठीक है, ज्यादा हमारे पास क्या मिल जाएगा, ब्यूट 2 इन मिल जाएगा। चलो आई गेस ये आइडिया सबको समझ में आया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमसे कह रहा है बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl से कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो इनमें से क्या कंपाउंड बनेगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस या इससे सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है।
तो ये हो गया बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन हम लोगों ने CH3Cl से कराई है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता क्या है, ये AlCl3 Cl के साथ रिएक्शन करता है और CH3 प्लस अलग हो जाता है। CH3 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है और बेंजीन में पाई बॉन्ड होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच चीज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये CH3 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और CH3 क्योंकि बेंजीन में 6 के 6 कार्बन आइडेंटिकल होते हैं, इनमें से एक कार्बन पर क्या हो जाता है, बॉन्ड हो जाता है। आप किसी भी कार्बन पे वो कर सकते हो, यूजली फर्स्ट सबसे टॉप वाले कार्बन पर इसे बॉन्ड करके दिखाया जाता है। जरूरी नहीं आप सबसे टॉप वाले कार्बन पर ही दिखाओ, अगर आपने सेकंड कार्बन पे भी दिखाया है तो भी ये आंसर सही है। ये बोथ बोथ आंसर्स आर सेम। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं टालुइन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज टालुइन, ठीक है। तो एक्चुअली में प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, टालुइन बनने वाला है। कैसे बनेगा, आइडिया आपको समझा दिया मैंने। AlCl3 Cl के साथ रिएक्शन करके Cl CH3 प्लस बनाएगा और CH3 प्लस बेंजीन के इन 6 में से किसी भी कार्बन पे बॉन्ड कर जाएगा और CH3 के साथ कंबाइन करके टालुइन बनाएगा। साथ में ये जो Cl था, बेंजीन से एक हाइड्रोजन भी तो निकला होगा जहां से CH3 बॉन्ड हुआ है, तो ये Cl AlCl3 का साथ छोड़ के H के साथ कंबाइन हो जाएगा और HCl बनाएगा। AlCl3 यहां पर कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसलिए वापस रीजनरेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टालुइन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि अगर बेंजीन की रिएक्शन एन प्रोपिल क्लोराइड से कराई जाए AlCl3 की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा। तो देखो ये बेंजीन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। तो मैं एडवाइस करूंगा 1 मिनट के लिए रुक कर आप खुद इसको प्रैक्टिस करो। 1 मिनट के लिए रुक कर आप खुद इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। बेंजीन की रिएक्शन एन प्रोपिल क्लोराइड से अगर कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो क्या बनेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आई होप आप लोगों ने ट्राई करा होगा। आंसर देखते हैं। तो ये रहा बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन एन प्रोपिल क्लोराइड से करनी है, तो CH3 CH2 CH2 Cl, ये एन प्रोपिल क्लोराइड है। इसकी AlCl3 से रिएक्शन करानी है, हमें बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो इस रिएक्शन को इनिशिएट कैसे करते हैं। तो ये जो एन प्रोपिल क्लोराइड है ये AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है। AlCl3 Cl को बाहर निकाल के AlCl4 माइनस बना लेगा और साथ में CH3 CH2 CH2 प्लस आ जाएगा। ये एक्चुअली में जो चीज बनी है ये हमारा एक कार्बोकेटायन है और कार्बोकेटायन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसी बेंजीन के ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन ये जो कार्बोकेटायन है ये 1 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड है। अगर ये कार्बन 2 डिग्री होता तो ये कार्बोकेटायन और ज्यादा स्टेबल हो जाता। तो आपको एक बात बता दूं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म में अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो आपको तुरंत अटेंटिव हो जाना है, क्योंकि हो सकता है वो कार्बोकेटायन रीअरेंज हो रहा हो। जैसे इस केस में ये कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा। अगर किसी ने डायरेक्ट इस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करा दी, इस कार्बन को बेंजीन के साथ अटैक करा दिया, तो फिर आपका प्रोडक्ट गलत बनेगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में देखिएगा क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होगा। ये हमारा स्टेप 1 है एक तरह से। फिर स्टेप 2 आएगा हमारे पास। इस स्टेप 2 में जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो अपने बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन ले लेगा और खुद पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन को दे देगा। इस शिफ्टिंग को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। और हाइड्राइड शिफ्ट इसलिए होता है ताकि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन पाए। तो पॉजिटिव चार्ज जब मिडिल वाले कार्बन को मिल जाएगा
और मिडिल कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन को जब मिलेगा तो उसके पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, एक और आ जाएगा तो CH3 बन जाएगा। तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना जो कि ज्यादा स्टेबल है, और इसीलिए कार्बोकेटायन रीअरेंज होता है, क्योंकि रीअरेंजमेंट से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनते हैं। अच्छा, सिर्फ कार्बोकेटायन रीअरेंज होता है, कार्ब एनायन रीअरेंज नहीं होता। तो किसी मैकेनिज्म अगर कार्ब एनायन आ रहा है या ऐसा कुछ आ रहा है तो वो रीअरेंज नहीं होगा। अब बस हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो अब देखो ये जो कार्बोकेटायन है ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये हमारा फाइनल स्टेप है। बच्चे अक्सर इसमें जो सेकेंड स्टेप है वो मिस कर जाते हैं। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली 2 मेथिल ग्रुप से बॉन्डेड है, मैंने इस तरह से बना दिया। अब 6 के 6 हाइड्रोजन, 6 के 6 कार्बन बेंजीन में आइडेंटिकल होते हैं, तो आप इनमें से किसी भी कार्बन पर इस कार्बोकेटायन का अटैक करा सकते हो। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, अब क्योंकि ऊपर पूरा पूरा मॉलिक्यूल बनाने के लिए, लिखने के लिए जगह कम है, तो मैं उसे इस कार्बन पे अटैच करा दे रहा हूं। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बेंजीन में आइसोप्रोपिल ग्रुप बॉन्डेड होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। किसी ने अगर एन प्रोपिल बेंजीन आंसर दिया था तो आंसर को करेक्ट कर लीजिए। मोस्ट प्रॉब्ली आपको शायद ये याद नहीं आ रहा होगा कि यहां पर कार्बोकेटायन रीअरेंज भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अभी मैंने आपको बताया था फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में मैं आपको बता दूं क्या होता है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन रिएक्शन करता है किसी एल्किल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। और ऐसा करने पर अगर मैं ऐसा मानूं कि कार्बोकेटायन रीअरेंज नहीं हो रहा है तो एल्किल ग्रुप बेंजीन में बॉन्ड कर जाता है और HCl अलग निकल जाता है। तो ये ऑप्शन किस पार्ट में दे रखा है? तो हमारे पास बेंजीन है फर्स्ट रिएक्शन में, एल्किल हैलाइड है, एनहाइड्रस AlCl3 है, और एल्किल ग्रुप उसी में बेंजीन में बॉन्ड हो रहा है और साथ में HCl निकल रहा है। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ ये लेते हैं बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत क्यों है। बी ऑप्शन में गड़बड़ ये है कि फिनॉल दे रखा है, फिनॉल फिडल क्राफ्ट में रिएक्शन करके OH को नहीं हटा सकता। सी पार्ट में भी यही गड़बड़ है कि Cl दिया है उसको हटा दिया हमने। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन से हमेशा हाइड्रोजन हटेगा। ऐसा नहीं है कि फिनॉल, मतलब ये जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे सकता, दे सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें भी हाइड्रोजन को ही हटाकर एल्किल ग्रुप लगाएंगे। तो ये ऑप्शन इसीलिए गलत है सारे। ठीक है, आई होप ये आइडिया सब लोगों को समझ में आया। आगे CCl बॉन्ड क्लोरोबेंजीन में, CCl बॉन्ड मेथिल क्लोराइड के कंपैरिजन में क्या होता है? लॉन्गर एंड वीकर, शॉर्टर एंड वीकर, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर एंड शॉर्टर। तो क्लोरोबेंजीन क्या है? ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, और ये है हमारे पास CCl इन मेथाइल क्लोराइड। तो ये मेथिल क्लोराइड है, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। अब इनकी रिएक्शन हमें देखना है, इनमें से CCl बॉन्ड यानी कार्बन से जो Cl बॉन्डेड है उसमें से किसमें क्या नेचर हो रहा है। मतलब क्लोरोबेंजीन में जो CCl बॉन्ड है उसके बारे में हमें कंपैरिजन करना है मेथिल क्लोराइड के CCl बॉन्ड के साथ। तो देखो एक छोटी सी बात समझनी है, कंपैरिजन कैसे करें, सब तो सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है। एक्चुअली में हम छोटी सी बात मिस कर रहे हैं यहाँ पर कि क्लोरीन में यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल है, तो लोन पेयर के और पाई बॉन्ड के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड आ जाए, लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड आ जाए तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस मिल सकता है। और अगर रेजोनेंस मिलेगा तो क्लोरीन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे और पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम की तरफ मूव करेंगे और एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम लोगों ने रेजोनेंस में ये बात बहुत डिटेल में पढ़ी है कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअल लुईस स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि इनका हाइब्रिड लुईस स्ट्रक्चर होता है।
भाई अब यहाँ पर ये लोन पेयर है और ये पाई बॉन्ड है, तो ये इधर सिग्मा के साथ बॉन्ड करेगा और आगे पाई बॉन्ड कार्बन एटम पर मूव कर जाएगा, और ऐसे यहाँ पर भी होगा फिर एक और बार। तो क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पास जो लोन पेयर अवेलेबल है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से क्लोरोबेंजीन का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, उसमें क्लोरीन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। और पार्शियल डबल बॉन्ड है यानी पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड के और सिंगल बॉन्ड के बीच का बॉन्ड है, यानी अट्रैक्शन कुल मिला के डबल बॉन्ड से कम है बट सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है। तो अगर इस कार्बन और सीएल के बीच में क्लोरोबेंजीन में, ठीक है, अट्रैक्शन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है पर डबल बॉन्ड से कम, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। देखो दो एटम्स के बीच में अगर अट्रैक्शन बढ़ जाए तो इनका बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, और बॉन्ड लेंथ अगर कम हो गई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यानी CCl बॉन्ड क्लोरोबेंजीन में स्ट्रॉन्गर है और शॉर्टर है। तो स्ट्रॉन्गर और शॉर्टर किस पार्ट में दे रखा है? सी पार्ट में दे रखा है। ठीक है, कई बच्चों को शायद फिनोमेना नहीं याद आ रहा होगा, क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस मिल सकता है, तो इस प्रॉब्लम का आंसर रेजोनेंस से देना है और इस पर्टिकुलर आइडिया पर बेस्ड क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। अच्छा, ये क्वेश्चन एक्चुअली में शायद 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन? इनमें से फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम किस सब्सटेंस को यूज नहीं कर सकते? मैंने आपको बताया था फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बेंजीन में होती है, बेंजीन में तो होगी होगी, ठीक है, बेंजीन में तो होती ही है, पर ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन में भी होती है। अगर मान लीजिए यहां पर मैंने कोई हेलोजन लगाया और इसकी रिएक्शन CH3Cl से करा दी, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करानी होती है AlCl3 के प्रेजेंस में, तो इनकी रिएक्शन से बनेगा CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अगर बेंजीन प्रेजेंट है तो अब ये पांचों के पांचों, बेंजीन में हेलोजन प्रेजेंट है तो अब ये 5 कार्बन जो बेंजीन में प्रेजेंट है ये आइडेंटिकल नहीं होते। अब हेलोजन के बगल वाले कार्बन को ऑर्थो कार्बन बोलेंगे, उससे एक कार्बन दूर ऑल्टरनेट पोजीशन पे कार्बन को मेटा कार्बन बोलेंगे, और अपोजिट कार्बन को पैरा बोलेंगे। और हेलोजन एक ऐसा ग्रुप है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब यह है कि CH3 प्लस हेलोजन के रिस्पेक्ट में या तो ऑर्थो वाले कार्बन पे आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है, या पैरा पे आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप में से कई बच्चों ने अपने थ्योरी लेक्चर्स में से कवर करा ही होगा, नहीं करा है तो मैं आपको बता दूं अभी बहुत जल्दी वन शॉट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम लोग सारे के सारे ये कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे और फिर जम के और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम इतनी प्रैक्टिस, इतने कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि हम लोग अपना एग्जाम एस कर पाए। तो हमें ये पैरा प्रोडक्ट मिलेगा और ये हमें ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, मेटा नहीं मिलता, क्योंकि हेलोजन नए इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगाती है या पैरा पे। क्यों लगाती है? पीछे देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए थे हमने, तो क्लोरीन के प्रेजेंट होने पर यानी किसी हेलोजन के प्रेजेंट होने पर बेंजीन में नेगेटिव चार्ज या तो क्लोरीन के ठीक बगल वाले कार्बन पे आ रहा है या अपोजिट कार्बन पे आ रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे अटैक करना प्रेफर करता है। एक मिनट दीजिएगा, इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे अटैक करना प्रेफर करेगा, पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे अटैक करना प्रेफर करेगा जहां नेगेटिव चार्ज है। तो हेलोजन के प्रेजेंट होने पे बेंजीन में नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है या पैरा पे, यानी हेलोजन के या तो जस्ट बगल में या अपोजिट। इसीलिए क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन दोनों फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन देंगे, बेंजीन तो देता ही, तो ऑप्शन क्या बचा? एन फेनिल एसिटेनालाइन। ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एन फेनिल एसिटेनालाइड में जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये जो AlCl3 है ना, इसे लोन पेयर की रिक्वायरमेंट होती है। AlCl3 में एल्युमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, तो ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने लग जाएगा, ना कि जो हम लोग एल्किल हैलाइड यूज करेंगे उसके साथ। अगर एल्किल हैलाइड के साथ AlCl3 रिएक्शन नहीं करेगा तो रिएक्शन आगे प्रोसीड भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, आई होप ये बात सभी लोगों को पकड़ में आ रही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लॉजिक पकड़ में आ रहा है? क्लियर आइडिया? चलिए आगे देखें। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे एन फेनिल एसिटेनाइड की रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया याद रखना है,
N का मतलब है यहाँ नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन में लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर रिएक्शन कर सकता है AlCl3 के साथ। ये बात मैं यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिख भी देता हूं, ठीक है। N-phenyl acetanilide reacts with AlCl3 to form a precipitate। अगर रिएक्शन ही इसकी AlCl3 के साथ हो गई तो CH3Cl के साथ हो ही नहीं पाएगी। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इनमें से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव नेचर का होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर सब में डबल बॉन्ड दे रखा है, एल्कीन दे रखी है, तो यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम थॉट डालेंगे वो डालेंगे SN1 वाला, ठीक है। क्यों डालेंगे, क्योंकि देखो जैसे पहला ऑप्शन है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन है, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ देता हूं तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, और हमें पता है SN1 रिएक्शन में जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, रिएक्शन उतनी फास्ट होगी या रिएक्शन उतनी ज्यादा फेवरेबल होगी। अब देखो इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये अनस्टेबल हो जाता है। तो अगर ये स्टेबल ही नहीं है तो इसमें SN1 रिएक्शन देने की प्रोबेबिलिटी कम है। SN1 रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। ऐसे बी पार्ट में देखें तो बी पार्ट में C6H5Cl है, C6H5Cl का मतलब है बेंजीन में क्लोरीन लगा है, इसमें से ये क्लोरीन अगर हम लोग तोड़ देंगे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बेंजीन के कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पहली बात तो बेंजीन का कार्बन खुद ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ऊपर से बेंजीन के ऊपर अगर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज तो यहां पर बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री जो आती है वो आती है ट्रायगोनल ट्रायगोनल प्लेनर। अब ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन एक्चुअली में sp2 नहीं रहेगा, sp रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दो ही सिग्मा बॉन्ड है, दो ही सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन sp है। sp हाइब्रिडेशन में जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए, पर बेंजीन रिंग जबरदस्ती इस एंगल को कितना रखेगी, 120। तो 180 नेचुरल होना चाहिए, पर 120 के अगर एंगल पर है तो इस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ जाएगा, खिंचाव बहुत ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से इसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। इसीलिए क्लोरोबेंजीन से अगर आपने क्लोरीन हटाकर कार्बोकेटायन बनाया तो स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होता है, और ये आइडिया ना आगे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में यूज होगा, सिर्फ हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में ही नहीं, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। सी ऑप्शन में इस कार्बन पे देखो फिर से वही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर आ रहा है, लेकिन डी ऑप्शन में हमें कहां मिल रहा है, sp3 पर, ठीक है। हालांकि sp3 पर sp3 वाला sp2 बन जाएगा। डी ऑप्शन के बारे में बात करें तो Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ये कार्बन का बॉन्ड हम लोग तोड़े, ठीक है, तो ये भी sp हो जाएगा एक्चुअली में। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, इस कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड है। तो जिस तरह से मैंने बताया था लोन पेयर के और पाई के बीच में अगर सिग्मा आ जाए तो रेजोनेंस होता है, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज और पाई के बीच में अगर सिग्मा आ जाए तो रेजोनेंस होता है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही आसानी से SN1 रिएक्शन हो सकती है, और SN1 रिएक्शन अगर आसानी से होगी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सी पार्ट में फेवरेबल होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ये आइडिया हम लोगों को देना था, तो मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट पकड़ में आया सभी लोगों को, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्लोरोप्रिक्रिन इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ। अब देखो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, और कई बार हमें पता ही नहीं होता कि ये इन्फॉर्मेशन है क्या। अब जैसे क्लोरोपिक्रिन क्या है, अगर आपको ये नहीं पता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्लोरोपिक्रिन क्या होता है मैं आपको बता दूं, क्लोरोपिक्रिन होता है NO2
CCl3, तो हमें NO2CCl3 बनाना है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो हमसे पूछा गया नाइट्रोक्लोरोफॉर्म किस रिएक्शन से बनेगा, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे कराने पे बनेगा, नाइट्रिक एसिड से। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड से हम लोग करा देते हैं, तो नाइट्रिक एसिड का OH क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और H2O बना लेता है, और साथ में बन जाएगा NO2CCl3। अब ये रिएक्शन हो कैसे गई, ये हाइड्रोजन कैसे OH के साथ रिएक्शन कर गया, तो आइडिया बड़ा सिंपल है। CHCl3 में अगर मैं इस हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकाल दूं, तो इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट से बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल सकता है और ये OH निकल सकता है, तो ये OH और H निकलकर H2O बना लेंगे और साथ में NO2CCl3 बन जाएगा। ये एक रिएक्शन को याद करने का मतलब मेथड है, आप इसे याद रख सकते हो कि क्लोरोप्रोटीन इस तरह से रिएक्शन देता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन आपको और सारे मिलते चले जाएंगे। तो अगर आपने आज के प्रैक्टिस सेशन में बहुत कुछ सीखा है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि जैसे ही प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा वो आपको तुरंत मिल जाया करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली प्रैक्टिस सेशन डेली 7 o'clock के अराउंड, 7 PM के अराउंड आपको आपके यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आपको इन प्रैक्टिस सेशन से बेनिफिट मिल रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और एक और बात, अगर आपके कोई पर्सनल डाउट्स भी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में वो डाउट डाल सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उन डाउट्स का भी डिस्कशन आपके साथ कर लूंगा, या हो सका डाउट्स अगर अच्छे हुए तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस में भी वो डाउट मैं पिक कर लूंगा ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम प्रैक्टिस सबके, आपके अच्छे डाउट्स सबके साथ शेयर हो पाए, ठीक है। आई होप आपको आज बहुत ही सारी चीजें समझने को मिली होंगी, सीखने को मिली होंगी, ठीक है। आज इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।